अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का दिन आप लोगों का बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.8 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक तमाम क्वेश्चंस को करना है इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है जी? इफ़ G इज़ अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन स्टार एंड A एंड B बिलोंग टू G, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं और आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पर x जो है, जो आपके पास अननोन वेरिएबल है, आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब याद रखिएगा, ये इक्वेशंस जो हैं वो बाइनरी ऑपरेशन इन्वॉल्व कर रही हैं और आपको ये नहीं पता कि ये बाइनरी ऑपरेशन आपके पास कौन सा है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, वट कुछ, ठीक, कुछ भी ये हो सकता है। तो अब देखें, जैसे तो हम ये अक्सर इक्वेशंस को सॉल्व करते आए हैं। हम यहाँ पर लिखते थे 2x इज इक्वल टू, फर्ज कर लें 9, तो फिर हम कहते थे जी आप x की वैल्यू फाइंड कर लें, तो उसमें 2 को आप दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं और फिर वो x की वैल्यू आ जाती है 9/2। तो ये बड़ा सिंपल सा काम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ये चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये a और b जो हैं ये दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, नंबर 1। और दूसरा, आपका यहाँ पर ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये अननोन है, आपको नहीं पता ये प्लस है, माइनस है या मल्टीप्लाई है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि को उधर डिवाइड कर दें और फिर वो x की वैल्यू आ जाए, ठीक है। प्रॉपर हम इसको एक मेथड से करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इसको करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जी सॉल्यूशन। उसके बाद अब आपको पता है कि G जो है वो एक ग्रुप है, ठीक है। अब अगर वो ग्रुप है तो उसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज जो हैं वो लाजमन वो सेटिस्फाई होंगी। और आपको पता है कि A और B जो हैं ये दोनों किसके एलिमेंट्स हैं? ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब ये अगर ग्रुप है तो इन एलिमेंट्स के इन्वर्सेस भी इसमें मौजूद होंगे, जाहिरी सी बात है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एज A बिलोंग टू G, देन A इनवर्स बिलोंग्स टू G सच दैट, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट जो है वो G को बिलोंग करता है तो जाहिर सी बात है उसका इन्वर्स भी उस एलिमेंट को बिलोंग करेगा। तो आपने करना ये है कि A इन्वर्स को दोनों तरफ से आपने ऑपरेट करवा देना है। आपके पास इक्वेशन क्या है? A स्टार x इज इक्वल टू B, ठीक है। थोड़ा सा इस तरफ करके लिख देता हूँ, इज इक्वल टू B। तो आपको क्या करना है, A इन्वर्स को दोनों तरफ से ऑपरेट करवा देना है। उसकी रीज़न ये है कि ताकि ये आपका जो है ना ये ये आपका ख़त्म हो जाएगा और फिर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये ग्रुप है तो इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं एसोसिएटिव लॉ। जब हम एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो A इन्वर्स और A के गिर्द ब्रैकेट आ जाएगी और x जो है वो बाहर वैसे का वैसा आ जाएगा और यहाँ पर जो है ये A इन्वर्स स्टार B एज इट इज़। अब आप देखें, कोई भी एलिमेंट जब अपने इन्वर्स के साथ ऑपरेट होता है तो आपके पास आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, छोटे ई से, ठीक है। सो ई बाइनरी ऑपरेशन x इज इक्वल टू A इनवर्स स्टार B, ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट जब आइडेंटिटी से ऑपरेट होता है तो वही एलिमेंट ही आंसर आता है, लिहाजा x इज इक्वल टू A इनवर्स स्टार B। ये है आपके पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली जो है वो हमने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर भी आप वही करेंगे। हमें पता है एज A बिलोंग टू G, देन जाहिर सी बात है क्योंकि वो ग्रुप है तो A इनवर्स भी G में होना चाहिए, सच दैट। अच्छा, अब मैं यहाँ पर A जो है वो पहले था तो इसलिए A इनवर्स को मैंने प्री ऑपरेट करवाया था। प्री का मतलब पहले। अब मैं यहाँ पर A चूंकि बाद में है तो मैं बाद में ही ऑपरेट करवाऊंगा, तो पोस्ट ऑपरेट करवाऊंगा। वो किस तरह से, देखें, x स्टार A इनवर्स इज इक्वल टू B स्टार A इनवर्स, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगेन जो है वो दोबारा से एसोसिएटिव लॉ लगा लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा A स्टार A इनवर्स इज इक्वल टू B स्टार A इनवर्स।
अगेन वही चीज़ कि जब भी कोई एलिमेंट अपने इन्वर्स से ऑपरेट होगा तो आइडेंटिटी आपके पास आएगा और इस तरफ बी स्टार ए इन्वर्स, और आइडेंटिटी से ऑपरेट होने पर एक्स ही आएगा, लिहाजा एक्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ गया, बी स्टार ए इन्वर्स के। तो ये है जी आपके पास इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट में जी अब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या करना है हमने। शो दैट द सेट कंसिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म a प्लस अंडर 3b। अब आप देखें आपके पास एक सेट है, अब उस सेट में इस तरह के एलिमेंट्स हैं a प्लस अंडर 3b, ठीक है, वेयर a एंड b आर रैशनल्स। a और b जो है वो रैशनल नंबर है, यानी कि a प्लस अंडर 3b की शेप में है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं सेट को ताकि आपको पता चल जाए कि सेट के अंदर किस तरह से एलिमेंट्स हैं। ए और बी जो है ना वो दोनों रैशनल नंबर्स होंगे। अब हो सकता है कि उसमें हो सकता है क्या इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स होंगे, 2 प्लस अंडर 3 5, ठीक है, अच्छा 1/3 प्लस अंडर 3 1/9, इस तरह से। क्यों इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे आपके पास उस सेट में, क्योंकि आपको ये कहा गया कि ए और बी जो है वो रैशनल नंबर्स हैं और वो इस तरह की शेप में नंबर्स उस सेट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। और आपने फिर ये प्रूव करना है कि वो सेट जो है वो एक अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो ये थी जी आपकी स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं कि हमने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो जी आप इस सेट को ना कोई नाम दे लें, ठीक है, ताकि हमारे पास आसानी हो जाए उसको सॉल्व करने में। मैं सपोज कर लेता हूँ कि उस सेट का नाम जी है। अब जी के अंदर जो है वो आपके पास क्या है, एलिमेंट्स पड़े हुए हैं इस तरह के, सच दैट के ए और बी जो हैं वो कौन से नंबर्स हैं, वो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया जी आपके पास सपोजिशन हमारी। नेक्स्ट पे अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाएंगे, ठीक है। तो पहली जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है क्लोयर लॉ। तो आप कोई से दो नंबर्स लोगे उस सेट में से और उनको प्रूव कराओगे कि उनका एडिशन जो है वो भी उस सेट के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो आप लेट कर लेंगे कि a प्लस अंडर 3b एंड c प्लस अंडर 3d बिलोंग्स टू g, ठीक है। ये दो एलिमेंट्स लिए मैंने इस सेट g में से। साथ ही आपने ये जरूर लिखना है वेयर ए बी सी एंड डी, ये चारों जो हैं ये आपके पास क्या होंगे, ये रैशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था कि ये दो जो एलिमेंट्स होंगे ये दोनों रैशनल्स होंगे, ठीक है। ये लाजमी लिखना है आपने, ओके जी। उसके बाद अब हम इनका करते हैं सम और फिर देखते हैं कि क्या वो इसी सेट का एलिमेंट आता है या नहीं। तो आप इधर लिखेंगे a प्लस अंडर 3b प्लस c प्लस अंडर 3d, ये हमने कर दिया इनको ऐड। तो अब आप देखें कि ये a जो है वो c में ऐड होगा और अंडर रूट वाला पार्ट अंडर रूट में ऐड होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस c एंड प्लस अंडर 3b प्लस अंडर 3d। तो अगर मैं इधर से अंडर रूट 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा b प्लस d, ठीक है। अच्छा, और अगर हम इस a प्लस c को नाम दे दें, फर्ज कर लें a1 का, और प्लस अंडर रूट 3b प्लस d को मैं नाम दे देता हूँ, फर्ज कर लें आप b1 का, तो ये जो है ये डेफिनेटली इस सेट को बिलोंग करेगा। उसकी वजह क्या है, देखें a और c दोनों क्या थे, रैशनल नंबर्स। इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई रैशनल नंबर ही आंसर आएगा ना, तो वो a1 मैंने उसको लिख दिया। और b प्लस डी जो है वो भी दोनों रैशनल नंबर से, इनका सम करेंगे तो भी वो रैशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि रैशनल्स में तो हमारे पास क्लोयर लॉ होल्ड करता है, तो इनका एडिशन भी एक रैशनल देगा। अब यहाँ पर भी रैशनल, यहाँ पर भी रैशनल, और अंडर रूट 3 भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट आया है वो इसी ग्रुप जी को ही बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख देना है वेयर a1 is equal to a plus c and b1 is equal to b plus d are rationals, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। सो आप यहाँ पर लिख देंगे g is closed, सो g is closed with respect to एडिशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि एडिशन के लिहाज से सेट g जो है वो क्लोज्ड है। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ जो है वो हमने यहाँ पर
होल्ड करवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जाहिर सी बात है कि आपको कोई से 3 एलिमेंट्स जो हैं वो लेने होंगे और फिर जो है वो आपको प्रूव कराना होगा कि मतलब जो एसोसिएटिव लॉ होता है उसको प्रूव कराना होगा। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि वो मेरे पास 3 जो नंबर्स हैं वो कौन से हैं, a प्लस अंडर रूट 3b, अच्छा c प्लस अंडर रूट 3d एंड e प्लस अंडर रूट 3f बिलोंग टू g, वेयर आप यहाँ पर लिखोगे a b c d e एंड f ऑल बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। ये लाजमी आपने लिख देना है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं हम यहाँ पर। पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, मतलब ब्रैकेट के अंदर रखता हूँ, उसको बाहर रखता हूँ। ठीक है, किस तरह से देखें, a प्लस अंडर रूट 3b प्लस c प्लस अंडर रूट 3d प्लस e प्लस अंडर रूट 3f। ठीक है, तो ये हो गया जी। अब हमने इसको इक्वल, क्योंकि मैं एक दफ़ा एसोसिएटिव लॉ लिख देता हूँ यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये हमने प्रूव कराना है, ये हमने प्रूव कराना है। ठीक है, तो मैंने ये साइड ली है और अब मैं इसको इसके इक्वल लाऊंगा, यानी पहले 2 के गिर्द ब्रैकेट लाऊंगा और इसको अलग से करूंगा। तो देखिए कैसे होंगे। अब देखिए यहाँ पर लगी हुई है बॉक्स ब्रैकेट, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन को हम वैसे ही रहने देंगे, a प्लस अंडर रूट 3b एंड अच्छा ये दोनों ऐड होंगे, तो ये जब ऐड होंगे तो इसका ये पार्ट इसमें ऐड होगा c प्लस ई, और ये वाला जो पार्ट है वो इसमें ऐड होगा और इसमें से आप अंडर रूट 3 बाहर कॉमन निकालोगे और ब्रैकेट में आएगा जी d प्लस f। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस रहे। इधर लेफ्ट साइड पे नीचे यही चीज ही आती जाएगी। ठीक है, ओके जी। उसके बाद a प्लस अंडर रूट 3b प्लस, अच्छा जी यहाँ पर ये दोनों हो गए ऐड। अब ये दोनों जो हैं वो ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो ये c प्लस ई, इन दोनों का सम जो है वो भी रैशनल नंबर है, ये दोनों का जो सम है वो भी कोई ना कोई रैशनल नंबर ही होगा। और अब हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, a इसमें ऐड होगा तो यहाँ पर आएगा a प्लस सी प्लस ई एंड प्लस a प्लस सी प्लस ई प्लस ये वाला पार्ट इसमें ऐड होगा और अंडर रूट 3 आप अगेन कॉमन ले लोगे और यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, b प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट क्लोज हो गई और ये वाली ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज होगी और एक आपने बॉक्स ब्रैकेट भी लगानी है इनके गिर्द। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये तीनों क्या हैं, रैशनल नंबर्स, और आपको पता है कि रैशनल नंबर्स में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो लिहाजा मैं इसको यूं लिख सकता हूँ a प्लस सी प्लस ई। ठीक है, प्लस अंडर रूट 3। सिमिलरली यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, बी डी और एफ ये तीनों रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो लिहाजा मैं इनको लिख सकता हूँ बी प्लस डी प्लस एफ और फिर ये बॉक्स ब्रैकेट। अब इनको आप अलग अलग कर लें। अब ये एक नंबर हो गया एक किस्म का। ठीक है, और इसके साथ फिर ये वाला आएगा जब हम इनको अलग अलग करेंगे। देखें जैसे इनको ऐड करके कंबाइन किया था वैसे ही इनको अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये आ जाएगा यहाँ पर a प्लस सी और फिर प्लस अंडर रूट 3 इंटू बी प्लस डी। ठीक है, ये 2 नंबर्स का एडिशन और लास्ट में जो है वो हमारे पास e और प्लस अंडर रूट 3 एफ। ठीक है, एक ये नंबर हो गया। अच्छा, अब ये यही वाली शेप आ गई है, इसको जब मैं मजीद अलग अलग करूंगा तो होगा क्या, a प्लस अंडर रूट 3b प्लस सी प्लस अंडर रूट 3d। ठीक है जी, इनके गिर्द आप छोटी ब्रैकेट्स लगा दें एंड प्लस e प्लस अंडर रूट 3f। तो देखें जी ये आपका हो गया एसोसिएटिव लॉ। पहले ये ब्रैकेट्स इनके गिर्द थी, अब ये इनके गिर्द आ गई, तो हमने एसोसिएटिव लॉ को यहाँ पर होल्ड करवा दिया है। लास्ट में आप नीचे आप लिख देंगे द एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन जी अंडर एडिशन। ठीक है, आप इधर लिख देंगे एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन जी
अंडर एडिशन। ठीक है, ये हो गई जी आपके पास दो प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी कौन सी होती है, वो होती है जी आइडेंटिटी। जी हाँ, इसमें आइडेंटिटी भी मौजूद है। किस तरह से, अब आप देखें आपके पास कौन से नंबर्स हैं इस सेट में, a प्लस √3b, और हमने कहा कि a और b जो है वो रैशनल है। तो अगर a और b रैशनल हैं तो a जीरो भी तो हो सकता है ना, सिमिलरली b जो है वो भी जीरो हो सकता है। तो अब ये नंबर ऐसा है जो इस सेट का आइडेंटिटी है, इसको आप किसी भी नंबर में ऐड करके देखो तो वो जो है वही नंबर ही आंसर देगा। हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है वो क्या कहोगे, थर्ड प्रॉपर्टी इज 0 प्लस √3 डॉट 0 बिलोंग टू g इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, इज the identity element, is the identity element। ठीक है, ये जो है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है इन G। ठीक है, अब वो कैसे, वो हम इसको जो है वो चेक करा लेते हैं। तो आप लेट कर लें आपके पास कोई एक एलिमेंट है a प्लस √3b बिलोंग्स टू G, तो इसको आप इसमें ऐड करके देख लो। अगर यही एलिमेंट आंसर आ गया तो इसका मतलब हमारा जो क्लेम है कि ये एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी है वो दुरुस्त है। ठीक है, तो आप इनको ऐड कर लें 0 प्लस √3 डॉट 0 में। जब आप ऐड करोगे तो आपको पता है ये वाला पार्ट इसमें ऐड होगा, तो आप यहाँ पर लिखोगे a प्लस 0 एंड प्लस ये वाला पार्ट इसमें ऐड होगा, तो आप √3 कॉमन ले लोगे और यहाँ पर लिखोगे b प्लस 0। तो a प्लस 0 a ही आएगा और प्लस √3b आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि b प्लस 0 जो है वो b ही होगा, तो लिहाजा वही एलिमेंट ही आंसर आ गया। तो आप लिख सकते हैं सो 0 प्लस √3 0 इज द आइडेंटिटी। ठीक है, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट लिख दें या फिर आइडेंटिटी लिख दें, बात एक ही है। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि क्या इसमें इन्वर्सेस होंगे या नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें इन्वर्सेस जो हैं वो भी होंगे, लाजमन होंगे। ठीक है, क्योंकि देखें कि आपसे कहा गया कि a और b जो है वो रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर्स हैं तो फिर नेगेटिव a नेगेटिव b भी तो होगा ना, जाहिर सी बात है। तो उसको जब आप उसमें ऐड करोगे तो फिर जवाब जीरो आएगा। कैसे, देखें आप यहाँ पर लेट कर लें फॉर a प्लस √3b बिलोंग टू g, मैंने एक नंबर ले लिया। ठीक है, और हमें पता है कि वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो एक और भी नंबर इसमें ऐसा होगा, देयर एग्जिस्ट नेगेटिव a प्लस √3 नेगेटिव b बिलोंग टू g सच दैट कि जब हम इसको उसमें ऐड करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी आएगी। ठीक है, देखें जी किस तरह से, a प्लस √3b एंड प्लस माइनस a प्लस √3 इंटू माइनस b। ठीक है, अब जब आप इनको ऐड करोगे तो ये वाला पार्ट जो है वो इसमें ऐड होगा और ये वाला पार्ट इसमें ऐड होगा, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, a प्लस माइनस a। ठीक है, प्लस ये वाला पार्ट जब इसमें ऐड होगा तो √3 बाहर आ जाएगा और b जो है वो ऐड होगा माइनस b में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप a प्लस माइनस a करोगे तो जाहिर सी बात है जीरो आएगा, और √3 डॉट इसको ऐड करोगे तो ये जीरो आएगा। तो ये आपकी आइडेंटिटी आ गई। तो इसका मतलब ये है कि इसमें इन्वर्सेस जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो है वो आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी है आपकी, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने चेक करना था कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो भी इसमें होल्ड करेगा। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, इस पोर्शन को रेज कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लीजिएगा आप वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो मैं इसको जो है वो रेज कर देता हूँ ताकि मैं क्वेश्चन आपका इसी टेक में कंप्लीट कर सकूँ। ओके जी, तो फिफ्थ में, हाँ यहाँ अच्छा यहाँ पर आप लिख दें द इन्वर्सेस ऑफ एलिमेंट्स इन G exists। ठीक है,
कि जो सेट जी है उसके एलिमेंट्स के इन्वर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं उसी सेट के अंदर ही। और लास्ट में जो है वो आपके पास कम्यूटेटिव लॉ है, तो कम्यूटेटिव लॉ के लिए आप क्या करोगे, कोई से दो एलिमेंट्स लोगे और प्रूफ करा दोगे कि a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के इक्वल है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं a प्लस अंडर 3b एंड c प्लस अंडर 3d बिलोंग्स टू g। ठीक है, मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, a प्लस अंडर 3b एंड प्लस c प्लस अंडर 3d। अब ये वाला पार्ट इसमें ऐड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस सी एंड प्लस अंडर रूट 3 बाहर और ब्रैकेट में आ जाएगा b प्लस डी। अब आपको पता है a और c दोनों रैशनल नंबर्स हैं और रैशनल नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो मैं a प्लस सी को c प्लस ए भी लिख दूं तो फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली b प्लस डी को अगर मैं d प्लस बी लिख दूं तो भी कोई मसला नहीं। अब आप इनको अगेन इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें तो ये आ जाएगा c प्लस अंडर रूट 3d एंड d प्लस अंडर रूट 3b। तो देखें कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ जो है वो भी होल्ड कर गया। यहाँ पर आप लिख देंगे द कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन g अंडर एडिशन। ठीक है, अंडर एडिशन, तो हेंस आपके पास ये g जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो क्या है, आपके पास एक अबेलियन ग्रुप है। यही बात हमने साबित करनी थी जो कि हो गई। ओके जी, तो अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। काफ़ी अहम सवाल है ये इस एक्सरसाइज का। ठीक है, और काफ़ी लोगों ने इसको जो है वो गलत भी करवाया हुआ है, तो इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा और वो तरीका ठीक भी होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से होगा ये सवाल। डिटरमिन वेदर पी ऑफ एस का मतलब है कि एस का पावर सेट। अब पावर सेट हम चैप्टर नंबर 2 में ही स्टडी कर चुके हैं कि हम किसी भी सेट का पावर सेट कैसे लेते हैं। तो अगर सेट एस है तो इसके तमाम सब सेट्स, जितने भी सब सेट्स होंगे उनका सेट जो है वो इसका पावर सेट कहलाता है। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि वो विद रिस्पेक्ट टू स्टार जो है, अब स्टार क्या है इसमें, वेयर स्टार स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन है यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन, और आपने ये प्रूव करना है कि वो जो सेट है वो एक सेमी ग्रुप है। ठीक है, सेमी ग्रुप का मतलब ये है कि उसमें दो प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेट करती हैं। अच्छा सॉरी, ये सेमी ग्रुप है या मोनोइड है या नीदर या कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने ये बताना है कि ये सेट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू स्टार, जबकि स्टार जो है वो इंटरसेक्शन है, ये सेमी ग्रुप है या मोनोइड है या कुछ भी नहीं है। अच्छा, इफ़ इट इज़ मोनोइड स्पेसिफाई इट्स आइडेंटिटी, अगर ये मोनोइड है तो आप बताएं कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, तो हम जो है वो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हमने क्लोजर लॉ को होल्ड कराना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, लेट कर लोगे कोई से दो सेट्स a एंड b बिलोंग्स टू p ऑफ s। p ऑफ s का मतलब पावर सेट ऑफ s, वेयर आपके पास a और b जो हैं ये दोनों क्या हैं पढ़े, ये दोनों जो है ना वो सब सेट हैं। ठीक है, आर दी सबसेट्स ऑफ एस। ठीक है, क्योंकि ए और बी जो है वो सबसेट्स हैं। तो फिर जब हम इन पे बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म करवाते हैं, मैं ए स्टेरिक बी लेता हूँ। अब स्टेरिक का मतलब यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन। तो जाहिर सी बात है जब आप इंटरसेक्शन लोगे, देखें दो सबसेट है किसी सेट एस के। मैं आपको थोड़ा सा एक मिसाल देता हूँ। फर्ज कर लें आपके पास एस है 1 2, अब इसके दो सबसेट्स मैं ले लेता हूँ, एक 1 और एक 2। अब जब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, इसके पावर, अच्छा इसके पावर सेट पहले हम बना लेते हैं, क्या होंगे, एक एम्प्टी सेट होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक 1 2 होगा। ठीक है, ये दो सबसेट्स मैंने उठाए। ठीक है, और इनका मैंने लिया इंटरसेक्शन, तो फाई आएगा तो वो उसी पावर सेट का ही कोई ना कोई एलिमेंट होगा। ठीक है, तो जाहिर इसमें भी फिर ऐसे ही होगा, जब हम इंटरसेक्शन लेंगे उन दो सेट्स का तो वो बिलोंग करेगा P ऑफ S को। ठीक है, पावर सेट को ही वो बिलोंग करेगा। ठीक है, और नीचे आप लिख देंगे एज इंटरसेक्शन ऑफ टू सबसेट्स ऑफ S is also subset of
एस, ठीक है ना। एस के आपने दो सबसेट्स लिए थे, हमने उसका इंटरसेक्शन लिया तो वो उस एस का ही कोई ना कोई सबसेट आता होता है, ठीक है ना, वो हमने देख लिया था अभी। सो इसका मतलब ये है कि इसमें क्लोजर लॉ जो है वो होल्ड करता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सो क्लोजर लॉ होल्ड्स इन पी ऑफ एस। क्लोजर लॉ तो होल्ड कर गया, ये आपकी हो गई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए आप क्या करेंगे, तीन एलिमेंट्स लेंगे ए बी एंड सी बिलोंग्स टू पी ऑफ एस। और सेट्स में जी एसोसिएटिव लॉ हमेशा हमेशा होल्ड करता ही करता है। तो आप यहाँ पर ले लेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि आपका बाइनरी ऑपरेशन इंटरसेक्शन है तो वो हम इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, ठीक है ना। सेट्स में हमेशा एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता होता है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन पी ऑफ एस, ठीक है। पी ऑफ एस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। और थर्ड प्रॉपर्टी है जी आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी जो है ना वो पावर सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो एज ए आइडेंटिटी एक्ट करे जब आपके पास बाइनरी ऑपरेशन जो है वो इंटरसेक्शन हो, ठीक है। तो कोई भी आपके पास जो है ना वो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। देखो मैं अगेन दोबारा वही मिसाल ले लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ऐसा ना हो कि आप इसका रट्टा लगा लें, ठीक है। तो इसके सबसेट्स कौन से होंगे, एक एम्प्टी सेट होगा, एक ज़ीरो होगा, एक 1 होगा, ठीक है, और एक होगा 0 एंड 1। ये हो गए जी इसका पावर सेट। अब मैंने देखे काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत समझाया हुआ है, उन्होंने आइडेंटिटी एग्जिस्ट करवाई हुई है उस सेट में, हालांकि कोई भी आइडेंटिटी इस सेट में नहीं है, क्योंकि स्टार जो है वो यहाँ पर हमारा जो है ना वो इंटरसेक्शन है। अगर ये यूनियन होता तो फिर इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती और वो होता ये एम्प्टी सेट, क्योंकि किसी भी सेट का आप यूनियन लोगे ना एम्प्टी सेट के साथ तो वही सेट ही आंसर आता होता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन भी यही होती है कि किसी भी एलिमेंट को, जैसे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में कहूँ, हम आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करवाएं तो वही एलिमेंट ही आते हैं। तो यूनियन में भी यही होता है, किसी भी सेट का आप यूनियन एम्प्टी सेट के साथ लोगे वही एलिमेंट वही सेट ही आएगा। लेकिन इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं है। आप एम्प्टी के साथ अगर फर्ज करो जैसे मैं 1 है, इसका मैं इंटरसेक्शन लूँ एम्प्टी के साथ, तो मेरे पास यही सेट आना चाहिए ना, तब ये एम्प्टी सेट जो है वो आइडेंटिटी होगी। लेकिन ये तो नहीं आता, वो 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने देखी है काफ़ी की बुक्स में जो है ना वो ये गलती थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोग जब देखें तो आप कंफ्यूज ना हो। तो इसमें भाई आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 10, ये आपका पी ऑफ एस जो है ये विद रिस्पेक्ट टू स्टार इज अ सेमी ग्रुप, ठीक है, ये एक सेमी ग्रुप है, ठीक है जी। इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये मोनोइड नहीं है। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 अब हम करते हैं और उसकी स्टेटमेंट क्या है जी, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ऑब्टेन अ सेमी ग्रुप अंडर स्टार। अब आपने इस टेबल को जो है ना वो कंप्लीट करना है, और ये आपका स्टार जो है वो एक एसोसिएटिव है। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.7 का हमने एक क्वेश्चन किया था, ये बिल्कुल उसी तरह ही है, ठीक है ना। तो हम मुझे यहाँ पर चाहिए सी स्टार ए और सी स्टार बी। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि हमें पहले चाहिए सी, ठीक है। तो आपने कोई से दो एलिमेंट्स शुरू में ऐसे रखने हैं कि जिनको ऑपरेट कराने पे सी आ रहा हो, तो ए स्टार ए सी आता है। तो मैं यहाँ पर ना लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, ए और ए ही है, ठीक है। उसकी वजह ये है, जब मैं इन पे एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कराऊंगा, क्योंकि ये सेमी ग्रुप है ना, तो सेमी ग्रुप का मतलब ये है कि उस पर क्लोजर लॉ भी मतलब वो होल्ड होता है और एसोसिएटिव लॉ भी, ठीक है। तो ए स्टार ए जो है ये इक्वल होगा ए स्टार ए के, ठीक है। अब ए स्टार ए का आंसर क्या है हमारे पास सी, तो ये आ जाएगा सी, और उसके बाद ए स्टार ए जो है ये भी सी आ जाएगा। सी स्टार ए ये मुझे फाइंड करना था, ठीक है।
तो इसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। और ए स्टार सी क्या है, ए स्टार सी हमारे पास है बी, तो ये आपके पास आ गया एक मिसिंग एलिमेंट सी स्टार ए, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी, ठीक है। फिर मैंने फाइंड करना है सी स्टार बी, तो अब मैं यहाँ पर एलिमेंट्स ले लेता हूँ ए एंड बी, ठीक है। तो अगेन मैं इन पे एसोसिएटिव लॉ जो है वो लगाता हूँ, तो ए स्टार बी, ठीक है जी, इज इक्वल टू ए स्टार बी, ठीक है। ए स्टार ए हमारे पास सी आ जाएगा, और यहाँ पर जो है वो ए स्टार बी क्या आएगा, ए स्टार बी हमारे पास आएगा ए, ठीक है। तो आप इधर ए लिख दें। अब सी स्टार बी एज इट इज़, क्योंकि ये मुझे फाइंड करना है, और ए स्टार ए जो है वो क्या आ जाएगा सी, तो लिहाजा सी स्टार बी जो है वो आपके पास क्या आ गया सी। तो ये दोनों मिसिंग एलिमेंट्स थे जो कि हमने फाइंड करने थे, एंड हम फाइंड कर चुके हैं। ओके जी, तो अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें आपको क्या करना है, प्रूव दैट ऑल 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस over the real field form a non abelian group under multiplication, ठीक है। आपके पास जो है वो 2x2 के नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। मैट्रिसेस का आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत तो आपको याद ही होगा, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से जो है वो अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करके ब्रैकेट्स लगा दें तो ये जो है ये मैट्रिसेस कहलाते हैं, ठीक है। अब 2x2 का मतलब ये है कि इसमें 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगी, तब इनका ऑर्डर जो है वो 2x2 होगा, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का मतलब ये है कि जब हम इनका डिटर्मिनेंट लेंगे तो जवाब 0 नहीं होगा, नॉन ज़ीरो होगा। डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता था, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे वैसे ज़रूरत तो नहीं है लेकिन बता देता हूँ। इसमें हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -4 3 12 करते हैं, तो देखें ये 0 नहीं आ रहा, इसलिए ये मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओवर द रियल फील्ड का मतलब ये है कि उसमें जो हमने नंबर्स लिए हैं ना मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स, वो रियल नंबर्स में से लिए हैं। फॉर्म अ नॉन अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो आपको ये प्रूव करना है कि वो सेट जिसके अंदर तमाम मैट्रिसेस मौजूद हैं 2x2 के नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, वो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर लेट कर लोगे, लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 नॉन सिंगुलर matrices over the real field, ठीक है। तो ये हमने लेट कर लिया कि वो जो सेट है उसका नाम जो है वो क्या है पड़ा, जी है, ठीक है। अब देखें कि हमने इसको प्रूव करना है कि ये नॉन अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, जो 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता हो, जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता हो। और नॉन अबेलियन क्या होगा, जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा, यानी सिंपली वो एक ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये हमने इसको प्रूव करना है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है जी, आपके पास पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ, आपने जो है वो प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लेट कर लेंगे, यहाँ पर मैं 2 मैट्रिसेस ले लेता हूँ। एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर 2x2 है, और दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर 2x2 है, और ये जी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स बी के साथ, तो हमारे पास कोई दूसरा मैट्रिक्स आंसर आएगा और उसका ऑर्डर भी 2x2 होगा, क्योंकि जब भी आप 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका ऑर्डर 2x2 हो, तो आंसर में भी आपके पास ऐसा ही मैट्रिक्स आंसर आएगा। ये हम चैप्टर नंबर 3 में देख लेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 2x2 का ही मैट्रिक्स आंसर आएगा। तो अगेन ये मैट्रिक्स 2x2 का है, तो डेफिनेटली सी बात है कि वो उस सेट को ही बिलोंग करेगा, तो लिहाजा इसमें क्लोजर लॉ जो है वो होल्ड करता है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे हेंस क्लोजर लॉ होल्ड्स इन जी, ठीक है। हेंस क्लोजर लॉ होल्ड्स इन जी, तो ये आपके पास हो गई जी इसकी पहली प्रॉपर्टी। और उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए आपको इसे 3 जो है वो
मैट्रिसेस लेंगे ए बी एंड सी बिलोंग टू जी। और याद रखिएगा हमेशा 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 मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो ए इंटू बी सी जो है वो इक्वल होगा ए बी इंटू सी के, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख देंगे एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैट्रिसेस में हमेशा ये होल्ड करता है, चाहे एडिशन के एतबार से हो या मल्टीप्लिकेशन के एतबार से। ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लें, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। जी हाँ, तो पहले तो एडिशन में था कि जी 0 हो गई, मल्टीप्लिकेशन में था कि आइडेंटिटी 1 हो गई। अब मैट्रिसेस में आइडेंटिटी क्या होगी, तो आपको याद होगा, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं। ये मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है, आप किसी भी मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स ही आंसर आएगा, लिहाजा ये आपका जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे I2 का मतलब ये कि इसका ऑर्डर 2/2 है, तो इसलिए हम इसको I2 का नाम देते होते हैं, ठीक है। सो I2 इज अ 2 क्रॉस 2 नॉन सिंगुलर, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर भी है और 2/2 का भी है, तो डेफिनेटली ये इस सेट का ही हिस्सा होगा। तो इसका मतलब ये इस सेट के अंदर मौजूद है और यही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, ठीक है। आप इधर लिखेंगे इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी एज, आप किसी भी मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई कर लो या I को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास हमेशा वही मैट्रिक्स ही आंसर आएगा, ठीक है। ये आपके पास हो गई जी थर्ड प्रॉपर्टी। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, वो है इन्वर्स। अब इन्वर्स में क्या है, आप देखिए कि ये आपके पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इनका, जैसे फर्ज कर रहे हैं ए है, अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास कंडीशन होती है मैट्रिक्स की कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम 2x2 के किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे तो वो भी 2x2 का ही मैट्रिक्स होगा और वो भी उस सेट में मौजूद होगा, क्योंकि तमाम के तमाम 2x2 के मैट्रिसेस इस सेट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो लिहाजा आप यहाँ पर लिख दोगे क्या कि चौथी प्रॉपर्टी लेट ए बिलोंग टू जी, बल्कि लेट मत लिखें, आप फॉर ऑल लिख दें, क्योंकि तमाम एलिमेंट्स का इसमें मौजूद होगा। देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग टू जी सच दैट कि आप ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से या फिर ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो आपके पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक हो गया। एंड लास्ट में जो है वो हमने ये प्रूव कराना है कि ये नॉन अबिलियन ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इधर लिखेंगे, अच्छा मैट्रिसेस में याद रखिएगा कम्यूटेटिव लॉ कभी भी होल्ड नहीं करता, कुछ कंडीशंस होती हैं उनमें कर भी जाता है। जब दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी हो तो तब ए बी जो है वो बी ए के इक्वल आता है। बहरहाल इन जनरली ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता। आप इधर लिखेंगे सिंस इन मैट्रिसेस generally AB is not equal to BA, so commutative law does not holds in G, ठीक है। hence G is a नॉन अबिलियन ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, तो इसका मतलब कि वो एक नॉन अबिलियन ग्रुप है, ठीक हो गया जी। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था।
इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज जो है वो हमारी यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है और ये चैप्टर जो है वो भी यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसकी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर इसमें कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और लास्ट में मेरी बस आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश सलामत रखे। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।